Father, since he was a career bureaucrat, I went to St. Pat's to do my 10 years. Ours was the first 4-year batch selected to become assistant product manager. From a medical representative reaching to a managing director is not easy. ये स्टोरी स्टार्ट होती है ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर ऑफ द कंपनी इन दैट ईयर व्हेन आई वाज अपॉइंटेड। गलत और सही फैसले के दरमियान हमेशा आप एक लाइन ड्रॉ करके रखें। कुछ चीज़ें आपने अज्यूम की होंगी, ये चीज़ें सक्सेस की रेसिपी होंगी। एक बात तो ये क्लियर हुई कि एकेडमिकली आप चाहे जितना एक्सेल कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनली एक्सेल करेंगे। और देखें नैयर, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर कमिटमेंट के आप एक्सेल तो बिल्कुल नहीं कर सकते। मेरे ख्याल से ज़िद्दी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप अपनी लाइफ की डायनामिक्स अपने आप से की ज़िद से पूरा कर। 2017 से 22 फिर जब मैं रिटायर हुआ तो वो कंपनी डबल हो गई जनाब। हमसे गलती क्या होती है नैयर कि हम प्रोसेस की ट्रांसफॉर्मेशन पे पहले काम करना स्टार्ट कर देते हैं, हम पीपल ट्रांसफॉर्मेशन को बाद का पार्ट बना देते हैं। आपने बड़ी मुश्किल में डाल दिया। कब आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरा कप ऑफ टी है, मैं इसके लिए बना हूँ? ये नेचर कॉल कब मिलती है, कब ये आवाज़ आती है? सॉरी, मैं ज़रा इमोशनल सा हो गया तो अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सैयद नैयर अनवर और आप मुझे देख रहे हैं RX फैक्टर पॉडकास्ट सीरीज़ के प्लेटफॉर्म से। आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ फार्मासिस्ट कम्युनिटी से है। मर्क, एबर्ट और सनूफी पाकिस्तान तक का सफ़र करने वाले, और वो भी तमाम लीडरशिप पोजीशंस पर, जिन्होंने एबर्ट न्यूट्रिशन को 971 मिलियन से 2.5 बिलियन तक का सफ़र तय करवाया। सनूफी पाकिस्तान को रिकॉर्ड ग्रोथ दी और आज लीडरशिप कोच और स्ट्रैटेजिक कंसल्टेंट है। चले पे शुरू करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अयूब सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम अयूब सिद्दीकी साहब, वेलकम टू RX फैक्टर। वालेकुम अस्सलाम नैयर, थैंक यू वेरी मच फॉर योर इनविटेशन। इट वुड बी अ प्लेजर टू स्पेंड 30 मिनट्स ऑफ वैल्यूबल टाइम विद यू। लेट्स सी कि 30 मिनट्स जाता ही है, कितना आगे तक जाता ही है। सर, सबसे पहला सवाल कि जब हम बात करते हैं लीडरशिप की, मेंटरशिप की और एक कैरेक्टर की, तो वो स्टार्ट होता है फ्रॉम होम। आप अपने बारे में बताएं कि आपका अपना फैमिली बैकग्राउंड कैसा था और उस फैमिली बैकग्राउंड ने आपके लीडरशिप की पर्सनालिटी को शेप करने में कैसे मदद की? थैंक यू वेरी मच नैयर। आई थिंक इट बिल्कुल आपने सही कहा। हमेशा वर्ड तालीम और तरबियत साथ आता है। तालीम आपको इंस्टीट्यूशन से मिलती है, तरबियत आपको घर से मिलती है, और सेम अप्लाइड टू मी इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द वैल्यूज़ फ्रॉम माई फैमिली। तो मेरी वैल्यूज़ जो हैं उनका 2 साइड्स हैं उनकी। एक तो मेरी एजुकेशन की साइड है। सिंस फ्रॉम माई मैटरनल साइड, मेरे फादर, उनके ब्रदर्स एंड इवन माई ग्रैंडफादर, दे वर ऑल came from bureaucracy with coupled with education. Right. So that brought in lot of wisdom of strategic side into my personality. Secondly, जो values, integrity और character आपका build होता है, वो भी मैं समझता हूँ आपके initial phase से ही आपके embody हो जाता है, आपकी personality का part बन जाता है। तो आई थिंक दैट प्लेड अ क्रिटिकल रोल कि मेरे फादर, सिंस ही वॉज अ करियर ब्यूरोक्रेट एंड विद लॉट ऑफ डिसिप्लिन, लॉट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, और सिंस ही वेंट अप टू द हाइस्ट लेवल इन द ब्यूरोक्रेसी, तो एजुकेशन फ्रॉम डे वन वॉज द फोरमोस्ट थिंग इन आवर फैमिली। हमारे घर पे हमने एजुकेशन को पनपते हुए देखा, क्योंकि मेरी 2 ही सिस्टर्स हैं, वो दोनों माशाल्लाह एजुकेटेड। आई वेंट टू सेंट पैट्स टू डू माय 10 इयर्स फ्रॉम 1 to 10। ये ब्यूरोक्रेटिक जो एनवायरनमेंट था, इससे कौन सी 3 चीज़ें आपने सीखी जो आज भी चल रही हैं? राइट, आई थिंक नंबर 1 डिसिप्लिन। तो आपको डिसिप्लिन इज़ नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ बीइंग ऑन टाइम,
डिसिप्लिन इन माय ओपिनियन इज़ ऑल्सो ऑफ द फैक्ट कि आप अपनी लाइफ के हर पैरामीटर को उसी इंटीग्रेटेड डिसिप्लिन से जो है नापते हैं। तो आप मैं हमेशा इसका एग्जांपल अपने कलीग्स को भी देता था जब और अपनी टीम मीटिंग्स में भी बहुत कहता था कि सिर्फ वक्त पे आना और वक्त पे किसी का इंतज़ार करना, दैट मेक्स अ डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट। यस। तो एक तो डिसिप्लिन, बिल्कुल आपने मुझे बहुत क्रिटिकली मेरे फादर की चीज़ें याद हैं इन टर्म्स ऑफ कि किस तरह से इवन घर पे भी आप डिसिप्लिन को मेंटेन रखेंगे। नंबर 2, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डूइंग थिंग्स। ये जो करियर ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, दे आर एक्सट्रीमली डिसिप्लिन्ड एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम वेरी ऑर्गेनाइज्ड राइट। इन देयर डे टू डे अफेयर्स इवन। तो वो हमने घर में भी वही चीज़ें देखी। तो ये 2 चीज़ें बिल्कुल क्लियरली एम्बॉडी हो गई, मेरी पर्सनैलिटी का पार्ट बन गई। तीसरी चीज़ जो थी, जो हमें घर से बेसिकली सीखी हमने, और कि आप अपनी इंटेग्रिटी को खुद सेफगार्ड करेंगे। ओ ग्रेट, ग्रेट। अपने कैरेक्टर को, अपनी इंटेग्रिटी को सिर्फ आप ही हैं जो सेफगार्ड कर सकते हैं। कोई आपको आके बताएगा नहीं, हालात पे नहीं छोड़ सकते। हालात पे नहीं छोड़ सकते, नंबर 1। नंबर 2, ना सिर्फ गलत और सही फैसले के दरमियान हमेशा आप एक लाइन ड्रॉ करके रखेंगे। हम चलेंगे इसके साथ। और ब्यूरोक्रेसी की जब हम बात सुनते हैं और चीज़ें देखते हैं तो पावर एक्सरसाइज भी शामिल हो जाती है, और बहुत रिजिड वे में हम चलेंगे आगे। जैसे जैसे ये पॉडकास्ट चलता रहेगा हम आएंगे उस पर। सर, फार्मेसी एंड दैट टू फ्रॉम कराची यूनिवर्सिटी, ये डिसीजन कैसे? क्योंकि इंटर करने के बाद बहुत सारे लोग तो ये सोचते हैं ना कि उन्होंने अगर मेडिकल की तरफ जाना है तो डॉक्टर बनना है, और इसके अलावा तो कोई और ऑप्शन और ख्वाब नहीं होता। आपका क्या ख्वाब था उस वक्त? गुड क्वेश्चन। मेरी थॉट डायमेंशन ज़रा सी मुख्तलिफ थी, और मैं ये समझता हूँ कि हेल्थ केयर में शामिल होना सिर्फ आपके लिए MBBS या मेडिकल की तालीम हासिल करके शामिल होना उसी तरह से ही है जिस तरह से आप और हेल्थ केयर के सिस्टम का पार्ट बन सकते हैं। ये मेरे ख्याल से फोरमोस्ट फैक्टर था जिसने मुझे ट्रिगर किया। एक और भी फैक्टर था जिसकी रीजनिंग इस तरह से हुई कि मेरे एक बड़े अजीज़ हैं हम मेरे, जो कि बहुत सक्सेसफुल एग्जीक्यूटिव थे एक टॉप मल्टीनेशनल एट दैट टाइम इन फार्मास्यूटिकल राइट, मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल में। और उनका ट्रैक रिकॉर्ड, उनका करियर इवन इन अ वेरी यंग एज, वो बहुत एस्पायरिंग भी थे और प्लस उनका ट्रैक रिकॉर्ड भी अच्छा था। तो आई थिंक दैट वाज अनदर factor which inspired me to go to Karachi University to do pharmacy. Third, ours was the first 4-year batch of the pharmacy. तो हमारे लिए एक ये भी थोड़ा सा एडवांटेजेस पॉइंट हो गया कि इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि उसमें 4th ईयर में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स ऐड हो गए जो कि आपको डायरेक्टली फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में एक्सेल करने में मददगार होते हैं। लेकिन जाहिर है वो बगैर एक्सपीरियंस के तो आप एक्सेल नहीं कर सकते, लेकिन एक बेसिक डायरेक्टिव मिल जाता है। तो ये 3 फैक्टर्स थे। घर वाले, आपके चचा, आपके ताया, आपके फादर, पूरी फैमिली ब्यूरोक्रेसी में और शुरू से, तो उन लोगों ने कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट की कि तुम एक जॉब सिस्टम की तरफ जा रहे हो, इस तरफ जा रहे हो, जबकि सल्यूट और पूरे टूर और प्रोटोकॉल्स, वो कैसे हुआ? मेरे ख्याल से वो वाली जनरेशन की सोच ज़रा सी इसलिए डिफरेंट थी कि वो उस फेज़ में आ चुके थे लेट 70s में, जहाँ पे उन्होंने फैसला जो है अपने बच्चों पे छोड़ा। ओके, राइट। तो मैं ये समझता हूँ कि उसमें भी हमें, मेरे फादर और मदर ख़ास तौर पे, उन्होंने ये कहा कि ज़्यादा बेहतर जहाँ आप समझते हैं वो करें। तो मेरे ख्याल से वो वाला प्रेशर
वो आपको नहीं मिला। ऑल्दो बिल्कुल आपने सही कहा, वो डॉक्टर और इंजीनियर के अलावा तीसरी और कोई सेगमेंट होता नहीं था। यस। तो लेकिन मैं ज़रा इस मामले में बहुत ही फॉर्चुनेट रहा कि मुझे एक डायमेंशन उनकी तरफ से भी पॉजिटिविटी की मिल गई। अभी आगे चलते हैं और कहाँ कहाँ फॉर्चुनेट रहे वो आता है। सर ये फर्स्ट बैच था आपका 4 इयर्स फार्मेसी का KU का, उसमें कौन से लोग थे आपके साथ, आपके क्लासमेट्स कौन से थे जिन्होंने बाद में फार्मास्यूटिकल, ख़ास तौर पर मार्केटिंग एंड सेल्स की तरफ की बात करें, कमर्शियल की बात करें, इसमें अपना नाम मनवाया? राइट। इंडस्ट्री में हमारे क्लास फेलोज़ ने बहुत एक्सेल किया, और जाहिर है जिस तरह ना सिर्फ एक स्फीयर ऑफ ऑपरेशन में विच वाज कमर्शियल साइड, लेकिन इवन मैन्युफैक्चरिंग, इवन ओवरऑल ऑपरेशंस, और वो टॉप टियर की लीडरशिप लेवल्स पे पहुंचे। और ना सिर्फ मल्टीनेशनल्स में उनके करियर एक्सेल हुए, बल्कि बाद में विद द पैसेज ऑफ टाइम नेशनल कंपनीज में भी उन्होंने बड़ी सीनियर लेवल की पोजीशंस पे। टू नेम सम? Okay, so Asif Sattar is the managing director of ETCO, the former managing director of ETCO. वो मेरे क्लास फेलो थे। नदीम अहमद, डायरेक्टर ऑपरेशंस ऑफ AGP, was my classmate. Then Mr. Naeem Siraj, who was the head of quality operations at Novartis, is my classmate. तो हमारा closer circle of friends और क्लोजर सर्कल ऑफ कॉलीग्स में जो हम ये 4 या 5 लोग आज भी बहुत ही क्लोज हैं और इनर सर्कल का पार्ट हैं। नवीद हबीब अहमद थे, वो ऑट्सूका के डायरेक्टर मार्केटिंग थे। तो ये 5-6 लोग जो हैं ये बहुत ही एक्सेल भी किया विद द पैसेज ऑफ टाइम, और ना सिर्फ एक्सेल किया कि मेरे ख्याल से इन हम में वो वाली भी चीज़ें कॉमन थी जो वैल्यूज़ का हमारा पार्ट बनी। राइट सर, वो उस टाइम के हवाले से था, ये 80 और 85 के बीच की हम बात कर रहे हैं ना, तो उस वक्त क्या ये वैल्यू ड्रिवन सिस्टम ज़्यादा होता था जो कि बाद में डिटोरिएट हुआ, या आप लोग फैमिली बैकग्राउंड की वजह से इतने मेरे ख्याल से committed थे? फैमिली का इन्फ्लुएंस ज़्यादा था, है ना? विद द पैसेज ऑफ टाइम तो खैर सोसाइटी की जो डिटरेशन है उसके तो नंबर ऑफ फैक्टर्स हैं। यस यस यस। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स जो हैं वो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, बहुत सारे इनडायरेक्टली बट इन्फ्लुएंस कर आपकी रहे हैं। बात से एक बात समझ में आ रही है कि जो फैमिली है, अपब्रिंगिंग है, जो आप इमीडिएट सोशल सर्कल देखते हैं, उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहा जिसको आप मान रहे हैं इस वक्त। ओह यस, मेरे ख्याल से ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अगर आप उसको लेंगे तो मैं तो समझता हूँ 8.5 to 9 होगा। ओ ग्रेट ग्रेट, थैंक यू। दिस वुड बी वेरी वेरी हाई। सर जब फार्मेसी करने के बाद आपने चूज़ किया ये, तो कुछ चीज़ें आपने अज्यूम की होंगी कि सेल्स, मार्केटिंग, कमर्शियल साइड पर ये चीज़ें सक्सेस की रेसिपी होंगी। वो क्या पॉइंट्स थे जो आपने अज्यूम किए, और वक्त के साथ साथ क्या ये साबित हुआ कि जब एक बंदा ग्रेजुएट होकर निकलता है उस वक्त की सोच और 25 साल के बाद की सोच कितना फ़र्क रहा? ज़मीन आसमान का। एक बात तो ये क्लियर हुई कि एकेडमिकली आप चाहे जितना एक्सेल कर लें, ज़रूरी नहीं है कि आप प्रोफेशनली एक्सेल करेंगे। राइट राइट। तो किताब को बंद करके एक तरफ रखें, क्योंकि आपको रोज़ के ऑपरेशन से आपको इतनी चीज़ें सीखने को मिलेंगी, और उसमें डिसीजन मेकिंग, एम्पावरमेंट और जो सारी की सारी बेसिक एलिमेंट्स हैं, उसके बगैर आप एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते, नंबर 1। नंबर 2, रेजिलियंस के बगैर आप कुछ नहीं कर सकते कहीं भी, चाहे वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री हो या कोई और सेगमेंट, या बेंच जॉब कोई हो रही है, कुछ भी हो, आप रेजिलियंस के बगैर। और देखें नैयर, बग़ैर मेहनत के, बग़ैर कमिटमेंट के आप एक्सेल तो बिल्कुल नहीं कर सकते। वक्त कट सकता है, वक्त शायद कट जाए, लेकिन वो भी मेरे ख्याल से वो भी फिर ज़रा सा हिचकोले लेता वही कटेगा। हाँ, और ज़िद्दी आदमी के लिए फिर तो ये अच्छी चीज़ है भी नहीं। अच्छा, और मेरे ख्याल से ज़िद्दी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? वो इसलिए क्योंकि आप अपनी लाइफ की डायनामिक्स अपने आप से की ज़िद से पूरा करते हैं।
मैं मेडिकल रैप हुआ और फिर उसके बाद आई थिंक 6-7 मंथ्स में आए कि मैं फील्ड मैनेजर हो गया और आई थिंक आफ्टर दैट 1.5 years और समथिंग आई बिकेम द सेल्स मैनेजर. लेकिन मैं ये समझता हूँ सबसे ज़्यादा इस पूरे ये बेस बनने में बहुत काम आया और इससे स्ट्रीट स्मार्ट हो जाते हैं आप जब, तो आप माशाल्लाह क्योंकि फार्मा बैकग्राउंड से ही हैं, आपको मालूम है कि एक मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव की स्ट्रीट स्मार्टनेस किस लेवल की. यस कस्टमर एंगेजमेंट है, देन फुलफिलिंग ऑब्जर्वेशन भी बड़ी अच्छी हो जाती है. ऑब्जर्वेशन बहुत ज़्यादा है, फुलफिलिंग द डिमांड्स ऑफ द कस्टमर्स एट्सेट्रा. पर्सनल एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट हुआ करते थे, HR नहीं होती थी. ओके. तो उन्होंने नॉमिनेट किए कुछ लोग और उन्होंने कहा जी ये वो कैंडिडेट्स हैं जो कि अपीयर होंगे इस टेस्ट्स में और प्लस फिर वो एक प्रोसेस होगा, फिर इंटरव्यूज़ एट्सेट्रा. तो उसमें अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज सिलेक्टेड टू बिकम असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर. इन आई थिंक 2.5 years हुए थे मुझे सेल्स. एक ख्वाब लग रहा तो है. ये बिल्कुल ये वाकई ड्रीम सी होती Yes. है. जब ये सारा हुआ तो मैं आई डेवलप्ड अ क्लियर, मुझे डायरेक्शन नज़र आने लगी कि ये कमर्शियल साइड की डायरेक्शन बेस ऑफ सेल्स से फिर मूविंग इनटू मार्केटिंग, यस. इससे आपका वो जो बैलेंस है वो बहुत रेगुलराइज होता है इन टर्म्स ऑफ गेटिंग द राइट रिकग्निशन. इस वक्त आपने कोई पर्टिकुलर मेंटरशिप ली थी, किसी के साथ थे, किसी से मशवरे लेते थे, या दीज आर ऑल डेस्टिनीज? ओके, सो मेरे जो इमीडिएट बाद में जब मैं असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर बना तो उस वक्त असिस्टेंट प्रोडक्ट मैनेजर एंड द प्रोडक्ट मैनेजर्स, उस वक्त ये GPMs और ये सब पोजीशंस इतनी होती नहीं थी. तो वी यूज्ड टू रिपोर्ट टू आवर मार्केटिंग मैनेजर. मरहूम अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो बहुत ही नफीस इंसान थे. उन्होंने राइट मेंटरशिप, राइट गाइडेंस, उन्होंने करियर की ट्रेजेक्ट्रीज की और डायमेंशंस और करियर को देखने का तरीक़ेकार सारा बताया. क्या नाम था सर उनका? उनका नाम था अबू राशिद साहब. राशिद साहब. इंतकाल हो गया था उनका, बड़ा यंग एज में ही हो गया था बेचारों का. तो उससे नैयर ये हुआ कि मैंने जब उस वक्त आके मुझे ये अंदाज़ा हुआ कि, और मैंने अपने आप से कहा कि अयूब साहब अब आपको अपना 3 P's ऑफ योर लाइफ गोल्स बनाने चाहिए. राइट. P number 1 पर्सनल गोल्स, P number 2 योर प्रोफेशनल गोल्स, और तीसरा P इन दोनों P से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वो है आपका पैशन गोल्स. राइट. कुछ भी छूटे नहीं, कुछ छूट ना जाए. जो ये सफ़र था वो इस वजह से और ज़्यादा मजबूत हो गया कि आई in that company was given the opportunity to launch one of the biggest brands of Pakistan, which is Ciproxin. ओहो. राइट. So I am the father and mother of Ciproxin. ओके. राइट. आप थे बुलाने वाले. तो उस वक्त 16 रुपए की गोली को लॉन्च करना वो ऐसे था जैसे कोई आप एटम बम फाड़ने जा रहे हैं. हमसे उस प्रोडक्ट से पहले उसके 2 जेनेरिक्स आ गए. सिप्रॉक्सिन ग्लोबल ब्रांड और ग्लोबल गोल्ड स्टैंडर्ड और दुनिया भर की उस पर रिसर्च. तो उस 2 से 2.5 साल के अरसे में जब हमने वो ब्रांड को, मैंने एज प्रोडक्ट मैनेजर, उसको प्रोडक्ट मैनेजर्स कहते थे, अब वो ब्रांड मैनेजर्स हो गए. तो उससे मुझे 3 बहुत इम्पॉर्टेंट अपने प्रोफेशनल गोल्स में को हासिल करने में मदद हुई. तो एक P पे तो मैंने वो बिगनिंग से ही काम शुरू कर दिया. वो था नंबर 1 लर्निंग कस्टमर्स एंड देयर इनसाइट्स, लर्निंग द डायमेंशंस. फिर उसी के साथ साथ दूसरी चीज़ जो हमने बहुत ज़्यादा लर्न की और जो उसका बड़ा पार्ट पड़ी, एक्सपोजर. मल्टीनेशनल कंपनीज आपको एक्सपोजर बहुत देती हैं. यस. और बड़े स्केल पर. और बड़े स्केल पे देती हैं. आपके
इंटरनेशनल लोकल एक्सपोजर के साथ साथ इंटरनेशनल एक्सपोजर, तो एक्सपोजर मिला। तीसरी चीज़ जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट उस कंपनी में यानी बायर में होती थी, वो होती थी कि ब्रांड प्लान्स जो हैं वो बहुत रिलीजियसली फॉलो होते थे। तो हमें स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ डूइंग मार्केटिंग वो भी मिली। तो ये 3-4 चीज़ों की डायमेंशन से वो जो आपके बेसिक फुटप्रिंट था वो बहुत मजबूत हो गया। और वो आगे चल के बहुत फ़ायदा हुआ उसका। जब हम अपने करियर में आगे बढ़े देन, तो इनमें नैयर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी, मैंने अपने आप से उस वक्त ये कहा था कि यार 20 सालों में अयूब साहब आपको सी लेवल लीडरशिप में जाना है। ओके। तो एक तो ये प्रोफेशनल ये अपने साथ कमिटमेंट हो चुकी ये थी होगी आपकी। कमिटमेंट। तो लाइफ के गोल्स में प्रोफेशनल गोल की कमिटमेंट, अब सारे कदम भी इसी के साथ सारे से कदम होंगे। पर्सनल गोल्स में मैंने 2 बल्कि मैं कहूँगा जो इनको और ज़्यादा मैंने प्रोफेशनल गोल्स के साथ जोड़ा, वो थी मेरी अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीपल, मर्दम शनासी को कैसे मजबूत करना है। तो दिस ऑल्सो गेव लॉट ऑफ पावर इन माई पर्सनैलिटी। राइट। वो ज़िद्दी होना बड़ा ज़रूरी होता है ना, ये सही है, रेजिलिएंट होना चाहिए। रेजिलिएंट होना चाहिए। तो एक तो ये, सेकेंडली जो आपकी वैल्यूज़ जो हम अपने घर से लेके आए थे वो हमने प्रोफेशनली भी अप्लाई करनी स्टार्ट की। गुड 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 गुड। म्यूचुअल रिस्पेक्टिंग पीपल, एम्पैथी, लिसनिंग। तो जब आपने ये अप्लाई करी तो इससे तो बहुत ही फ़ायदा होना स्टार्ट हो गया। तो ये पर्सनल वाली साइड हो गई। और पैशन गोल तो मैंने आपको बता ही दिया। प्रोफेशन और पर्सनल मिला के पैशन को हमने कि अब बढ़ना है तो किस डायमेंशन में, किस डायरेक्शन में और किस पैशन से आगे बढ़ना है। तो एज एन इंडिविजुअल मैं एज अयूब सिद्दीकी अपनी पैशन गोल को आज तक बहुत अहमियत देता हूँ। अभी तक के हमने जो भी डिस्कशंस की, आपकी अपब्रिंगिंग, आपका फार्मासिस्ट बनना और फिर करियर की तरफ आना और करियर का फर्स्ट लीडरशिप गोल अचीव भी करना, इन सब में एक चीज़ तो सर बहुत क्लियर है कि आपने अपनी ज़िंदगी को या अपने करियर को हालात पे नहीं छोड़ा हुआ। जितना मैं समझ पाया, हर चीज़ नपी तुली है, बाकी करने वाला ज़ाहिर है अल्लाह ताला की ज़ात है हर तरह से। बट आपने अपने करियर को अपने हाथ में रखा, होल्ड किया, उसकी इंटेग्रिटी, उसकी ग्रोथ, इन सब का ख्याल आपने खुद रखना है। ये हालात और वक्त खुद से कुछ भी नहीं करने वाले। बहुत कम होते होंगे लकी, और लकी होते भी हैं तो बहुत कम वक्त के लिए। लॉन्ग टर्म में तो लकीनेस बहुत कम ही चलती है लोगों की। नैयर माय डियर, ये लक का होना भी आप पे डिपेंडेंट है। मैं आपको उसकी एग्जांपल प्लीज, हाँ बताएं सर। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। आप कमिटेड ना हो, आप रेजिलिएंट ना हो, आप पैशनेट ना हो, आप हार्ड वर्किंग ना हो, लक तो दूर की बात है, उसका CKLU कुछ भी आपके पास नहीं आएगा जनाब। राइट राइट, क्लियर सर, क्लियर, आई एम डन। तो एक देखिए, लाइफ के गोल्स में सबसे इम्पोर्टेंट जो कि मैं बहुत रिलीजियसली फॉलो करता हूँ, मैं कुछ भी करके जनाब एक अच्छा इंसान बनूंगा ही बनूंगा। इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज इसमें कोई सेकंड थॉट, कोई थॉट ही नहीं, बल्कि सेकंड क्या, कोई भी थॉट नहीं। नंबर 2, इसी से रिलेटेड, मैं कभी किसी को हार्म नहीं करूंगा जनाब। आई विल नॉट हार्म एनीवन इन माय लाइफ, बल्कि मैं कोशिश करूंगा कि बढ़ के मदद करूं। और तीसरी चीज़ जो इन दोनों के साथ जुड़ जाती है, जब आप ये कर रहे होते हैं, आप यकीन करें जो आपका लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जो आपकी लेवल ऑफ लुकिंग एट अदर्स, एम्पैथेटिक होना, वो कहीं स्केल अप हो जाती है। आप कंटेंटेड हो जाते हो। कंटेंटेड हो जाते हैं। यस यस। और चैलेंजेस लाइफ में आते हैं, आएंगे और आते रहेंगे। उससे कोई आप अगर ये समझ के कि आप कंटेनमेंट के अलावा तो कुछ भी नहीं है डियर, कोई और चीज़ है ही नहीं। हासिल कुल, हासिल कुल है। एट द एंड ऑफ द डे कंटेंटेड ही जाएंगे आप दुनिया से। यस। जब हम सर्च करते हैं आपके बारे में डाटा और चीज़ें पढ़ते हैं,
तो एक डाटा आता है कि 971 मिलियन से 2.5 बिलियन, और वो भी एक मल्टीनेशनल में रह के करना। ये सफ़र कैसा था? ये सिर्फ किसी ने विकिपीडिया पे लिख दिया है या रियलिटी भी है? यानी अब जितने आपने नंबर्स कहे वो एक एक नंबर कंफर्म नंबर है। ओके, राइट। दे आर, सिंस एबर्ट इज़ अ पब्लिक लिस्टेड कंपनी, तो वो नंबर्स आपको सही है। उस ईयर्स की बुक्स में भी मिल जाएंगे। देखिए, एबर्ट की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग भी है, बहुत लाइफ लर्निंग एक्सपीरियंस भी है। आई जॉइंड एबर्ट एज कंट्री मैनेजर फॉर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश। बांग्लादेश का भी कंपोनेंट उसमें शामिल था। तो हम फिर वो बाद में पॉलिटिकल रीजंस की वजह से वो बांग्लादेश में कोई एज सच स्केल अप नहीं कर सके बिजनेस को, लेकिन पाकिस्तान की स्टोरी बड़ी इंटरेस्टिंग है। हाँ। ये स्टोरी स्टार्ट होती है ऑन द वर्ज ऑफ क्लोजर ऑफ द कंपनी इन दैट ईयर व्हेन आई वाज अपॉइंटेड। और मेरे रीजनल डायरेक्टर थे जो इजिप्शियन थे, उन्होंने जब ओरिएंटेशन हमारी कंप्लीट हुई मेरी, और मैं दुबई एयरपोर्ट पे, वो मुझे छोड़ने आए और उन्होंने मुझसे, जब मैं डिपार्चर गेट की तरफ जा रहा था, तो उन्होंने मुझे दोबारा आवाज़ दी, कैन यू कम हियर? मैं कहा यस। गो एंड फायर द 106 पीपल दैट वर्क इन द ऑर्गेनाइजेशन। यानी बिस्मिल्लाह यहाँ से होगी? यहाँ से होगी। ओके। एंड क्लीन अप द मेस, ये उनके 2 वर्ड्स थे। उन्होंने कहा आई वॉन्ट टू सी समथिंग हैपनिंग व्हेन यू आर देयर। मेरे लिए बड़ा ऑनर की बात थी ये बात कहना उनका। तो जब मैं उस ऑर्गेनाइजेशन में आया, तो जो चीज़ें मैंने ऑब्ज़र्व की 1-2 दिनों में, जब मैंने लोगों से, तो जो बातें उन्होंने वहाँ कही थी मुझसे, ओरिएंटेशन में बताई थी, वो एक एक बिल्कुल ठीक थी। In terms of people, in terms of processes, in terms of sales के momentum, in terms of marketing की direction, in terms of totality. उन्हें वहाँ रहकर इतना सब कुछ पता था कि इन मैसअप्स का रीज़न क्या है। जाहिर वो रीजन था, वही आपका कंट्रोलिंग पार्ट था। मल्टीनेशनल्स में तो उनकी माइक्रोस्कोपिक विजन होता है। यस। वहाँ की उनकी कही हुई ओरिएंटेशन की एक एक बात बिल्कुल एग्जैक्टली कट कॉपी पेस्ट डिट्टो थी। उन डायमेंशंस पे मैंने अपना एक बेसिक आउटलुक बनाया। नेक्स्ट डे या एक दिन बाद हमारी टाउन हॉल थी विद द टीम। तो नैयर मैंने टाउन हॉल में, आई थिंक सुबह को 9, 9:30 बजे थी या समथिंग लाइक दैट, तो मैंने पहली स्लाइड लगाई और उस पर लिखा हुआ था, जितने मुंह उतनी बातें। ये आपका फर्स्ट इंट्रोडक्शन हो रहा है उनके साथ, जी। और बिस्मिल्लाह के बाद पहला लिखा हुआ आ रहा है, जितने मुंह उतनी बातें। पहली स्लाइड। ओके। अच्छा जी। तो फिर मैंने उसका उनसे ये कहा कि ये जुमला मैंने क्यों लिखा। फिर मैंने उनको एक्सप्लेन किया कि बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं, अब हम उन डायमेंशंस पे अगर हमने चलना है तो उसके लिए हम क्या। दूसरी स्लाइड जो थी उस पे जो रीजन से मुझे 3 चीज़ें कही गई थी, मैंने एग्जैक्टली वही लिख दी। मैंने कहा जी, नंबर 1, they perceive you as the biggest excusers. Number 2, they perceive you as not doing things in the context how it is going to be done. And number 3 is that you are definitely not a team. कितना बड़ा क्वेश्चन उठा रहे हैं अभी आप। ठीक है जनाब। राइट। तो हमने फिर एक नेक्स्ट स्लाइड पे मैंने कहा कि ओके, नाउ थिंग्स विल बी डन इन दिस मैनर, और मैंने फिर वहाँ 3 चीज़ें लिख दी। नंबर 1, we will have a no nonsense culture because I am a no nonsense person. Number 2, our priorities will not be based on
personal likes and dislikes. Our priorities will be run by values, and values we will define ourselves. And thirdly, no more excuses will be taken. So for those of you who want to be part of the excuse culture, please feel free to leave. So the message went very clear. Objective The resolution objective was सामने आ सामने आ गई. हमने उसके बाद 3 बेसिक बिजनेस डिसीशंस ली जो कि बिल्कुल हमारी डायमेंशंस को क्लियर कर गई. सबसे क्रिटिकल डिसीजन हमने किया कि हमने सेल्स की 2 लाइंस थी टीम की. एक वाज द ट्रेड लाइन, वन वाज द एथिकल लाइन विच वाज द जो आप डॉक्टर्स की कॉलिंग वाली लाइन होती है. हमने उनका एक कॉमन लीडर बना दिया, तो बिल्कुल क्रिटिकल, ताकि दोनों अलाइन हो जाएं, जो कि पहले दोनों नॉर्थ एंड साउथ थे. राइट. सेकेंडली, हमने डिस्ट्रीब्यूशन का नेटवर्क फ्रॉम रीजनल डिस्ट्रीब्यूटर्स टू नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर कर दिया. और तीसरा, हमने बहुत ही क्लियरली डिफाइंड स्ट्रेटेजिक प्लान बनाया जिसका 4 या 5 पिलर की स्ट्रैटेजी थी और जो कि बिल्कुल उनकी डायमेंशंस क्लियर थी कि हमने इस फेज़ में कौन से डिलीवरेबल्स होंगे, क्या टाइमलाइंस होंगी, कब करने होंगे. तो इन स्ट्रेटेजिक डायमेंशंस प्लस पीपल रिलेटेड डिसीशंस पे हमने ये टर्न अराउंड्स किए. और आज भी आप शिकागो एबट के हेडक्वार्टर्स में जाएं तो वहाँ पे एक सक्सेस वॉल है. एबट न्यूट्रिशन के हेडक्वार्टर के में जैसे आप एंटर होते तो एक सक्सेस वॉल है. उस सक्सेस वॉल पे 2010, 11 एंड 13 में पाकिस्तान के झंडे 3 लगे हुए जनाब. ये सक्सेस ऐसे ही नहीं आ जाती. लीडरशिप के बगैर कोई सक्सेस नहीं आती. इस पे आपसे मैं कोई दूसरी बात पे अग्री नहीं करूँगा. राइट. Organizations are run, organization become operational, organization become disciplined, organizations become highly committed only because of leaders. यस. यस. आप लीडर नहीं, ऑर्गेनाइजेशन नहीं. लीडर एंड दैट पर्टिकुलर कल्चर जिसको आप इनकलकेट करने की बात कर रहे थे. और उस कल्चर को इम्बेड करने के लिए आपको एग्जाम्पल सेट करनी पड़ती है. कोई आता नहीं है. वो रीजनल डायरेक्टर हमारे इसाम हादी साहब इजिप्शियन, वो आएंगे नहीं कि पाकिस्तान में क्या होता है. तो हम जब उन्हें अपनी नेशनल सेल्स कॉन्फ्रेंसेस में बुलाते थे, जो कि हम हर साल पता नहीं बाहर करते थे, कभी मलेशिया में कर रहे हैं, कभी कहीं थाईलैंड में कर रहे हैं, कभी कहीं, तो वो कहते थे यार यू आर अ मैजिशियन. मैंने कहा नो, आई एम नॉट अ मैजिशियन, आई एम अ लीडर. तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन अ लीडर एंड अ मैजिशियन. यस. आप पीपल का फोकस देखें. 3 डायमेंशंस हैं जनाब लीडरशिप की. आप कोई सी लीडरशिप की कोई सी भी किताब उठा के देख लें, सिर्फ 3 डायमेंशंस डिफाइन करती हैं कि कौन एक लीडर है, कौन नहीं है. फर्स्ट, एम्पैथी. इफ यू आर नॉट एम्पैथेटिक, सेल आइसक्रीम माय फ्रेंड, यू कैन नॉट बी अ लीडर. राइट. Number 2, your listening abilities should be at a level where you are definitely only listening. बायसेस और फिल्टर्स हटा दो. सारे फिल्टर्स ख़त्म, सारे वो कैमरा के आपके ये कैमरा के फिल्टर और ये वाले चमकदार चेहरा और ये सब हटाएं. और नंबर 3, which I think is also equally important to listening, is empowering others. आप ट्रांसफॉर्मेशन बगैर एम्पावरमेंट के नहीं ला सकते. ये तो बिल्कुल श्योर है. देखिए मल्टीनेशनल्स में, यानी आप ये कह रहे हैं अपनी जो अथॉरिटी टॉप लेवल के पास है उसको डेलीगेट करके बाकियों को एम्पावर करें, मिडिल लाइन को एम्पावर करें और लिमिट ऑफ अथॉरिटीज़ पर पावर करें. ये नहीं कि आप कोई, ये तो पॉसिबल नहीं है कि एक कंट्री मैनेजर
के डिसीशंस या अथॉरिटी को सेकंड लाइन या थर्ड लाइन पे ले जाएं, ये तो पॉसिबल नहीं है। यस, बट उनके सर्टेन लेवल तक जो है उनको उसको अथॉरिटी अथॉरिटी पूरी होनी चाहिए और एम्पावर करें उनको। देखिए, डेलीगेशन और एम्पावरमेंट का ये कोई बज़वर्ड्स नहीं है, ये तो ऑपरेशनली आपको वाइब्रेंट करने के डायमेंशंस हैं। यस, एंड दिस होल्ड्स ट्रू फॉर नॉट ओनली टू टेक द ऑर्गेनाइजेशन टू द नेक्स्ट लेवल, कि आप किस तरह से लोगों को भी तो फिर ऑर्गेनाइजेशन में बिल्ड करेंगे ना। यस, आप एम्पावर करेंगे तो अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाएगी। तो एक चीज़ से 3-4 चीज़ों को और जोड़ देते हैं आप, पूरी डायनेमिक सिस्टम बन रहा है यहाँ डायनामिक पर। सिस्टम। तो मैं समझता हूँ कि इस डायनामिक्स को अप्लाई करना रियल टाइम में है बहुत मुश्किल काम। एट द एंड ऑफ द डे आप सेल्फिश भी होते हैं, तो लीडरशिप और सेल्फिशनेस कुछ साथ साथ चलती नहीं है नैयर। हाँ, आप सेल्फिश एक हद तक तो हो सकते हैं, लेकिन फिर आपको यू हैव टू बी विद अदर्स। यस, यस, तो द मंत्रा इज वेरी सिंपल, इट इज टू स्टैंड विद योर टीम, टू बी विद योर टीम, टू स्टैंड इन फ्रंट ऑफ देम। ये बड़ी सिंपल मंत्र है, अगर आप समझ जाएंगे तो ये आपकी सेल्फिशनेस वगैरह सब फिर धरी की धरी रह जाएगी आपकी। और अगर आपका ऑब्जेक्टिव या गोल इतना लॉन्ग टर्म है और इतना बड़ा है, तो ऑब्वियसली फिर इमीडिएट जो सेल्फिश अप्रोचेज होती हैं वो वैसे ही मिनिमाइज हो जाती हैं। दो और डायमेंशंस भी है ना डियर, जो आपकी सेल्फिशनेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हैं या बहुत ज़्यादा स्पाइक कर देती हैं। स्पाइक वर्ड ज़्यादा बेहतर है। एक है ईगो, आपका अपना ईगो भी आपको सेल्फिश बना देता है ना। यस, यस, तो ये फिर जब आपका वो ईगो आ जाता है तो फिर ये वर्ड्स जो है ना वो आपके लिए इमटेरियल हो जाते हैं। टुगेदर, टीम, Teamwork, कोलैबोरेशन, दीज आर इमटेरियल देन, क्योंकि होराइजन ही बदल गया ना होराइजन आपका। बदल गया। और दूसरा फिर इन्फ्लुएंस होता है ऑन योर ट्रस्ट ऑफ योर पीपल। आप फिर ट्रस्ट और मिसट्रस्ट में बीच में हैंग हो जाते हैं आप। की बातों से ना एक चीज़ और भी रेजिलिएंट भी समझ में आती है, इसमें जो बहादुरी का एलिमेंट है ना, इस लीडर के अंदर बहादुर भी होना है कि एक ऐसे डिसीजंस जो शायद उसके लिए बहुत अच्छे नहीं हैं लेकिन टीम के लिए बड़े स्ट्रांग हैं। कोई ऐसी एग्जाम्पल जहाँ पर लीडरशिप पे रहते हुए आपको बहादुरी का सबूत देना पड़ा कि अपना नुकसान हो गया बट टीम जो है उसके ऊपर नहीं आने दी बात। कोई ऐसी एग्जाम्पल सर? आपने बड़ी मुश्किल में डाल दिया। मुश्किल में इस वजह से डाल दिया कि आई कैन नॉट नेम परफेक्ट द कंपनी। राइट। There was a time when I was asked to take some critical decision in terms of getting the team reduced by 150 headcounts, 142, 143, something like that. So I challenged the region, my bosses, is this an exercise only for our affiliate, only for Pakistan, or others also? No, it is a general, since we were performing very well, so we were doing quite excellent. So I asked them if we give the same savings that you are asking from other elements of our P&L, and we don't make these 142, 143 people redundant. So the region said no, this is a decision that has been taken, and reason being that it would not be fair if we give country by country specific reasons or specific. छुरी चलेगी तो हर जगह चलेगी, सब जगह चलेगी. तो Nayyar did not compromise on my values. अच्छा, इतना बताएंगे आप कि उस वक्त आप किस कैपेसिटी में काम कर रहे थे? Top most. ठीक है. So I said to myself this is not about getting those people
losing their jobs. But this is basically saying the 142 or 143 families coming on street. Oh, yes, yes, yes. तो मैंने कहा यार ये तो अयूब साहब आपको गवारा नहीं है यार, तो अपनी वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दो, अपनी वैल्यूज़ और इनको सेफ गार्ड करो यार. तो इट वॉज एन 5 minutes डिसीजन और समथिंग दैट आई सेड टू माई सेल्फ, नो, पैक अप योर बैग्स. तो आई सेड नो, 142 or 143 or maybe 543. You do it yourself, my son. You do it yourself. I will not be part of this. Sorry, मैं ज़रा इमोशनल सा हो गया हूँ. तो उसकी रीज़न ये है कि आप ये कोशिश करते हुए भी अगर आप वैल्यूज़ को कॉम्प्रोमाइज़ कर लेंगे, तो फिर मैंने ये सोचा कि यार वो जो मेरे वालिदैन ने मुझे सिखाया था, हाँ, हाँ, वो तो उनको भी मैंने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया फिर. यस. तो मैंने कहा यार बस मेरे ख्याल से दिस वॉज द टाइम दैट आई हैड विद द ऑर्गेनाइजेशन. इट वॉज अ गुड टाइम, सो लेट्स पैक अप आवर बैग्स. और लीडर बोला है तो फिर लीडर की तरह बिहेव भी करना है मुझे. तो आई थिंक अल्लाह ताला ने उसके बाद बहुत मजबूती से हाथ पकड़ा, राइट, और ज़्यादा सक्सेस दी, और ज़्यादा टर्न अराउंड करने का मौका दिया, राइट. अब बहुत सारे लोगों को टर्न अराउंड और कर सकते बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हुआ. तो मेरे ख्याल से बाद में ये फ़ैसला इसलिए भी मैं समझता हूँ कि मुझे ज़्यादा इन्फ्लुएंस किया कि इससे वो वाली स्ट्रेंथ और बढ़ी कि, और जो मैं हमेशा कहता भी हूँ और आपसे अभी जब पहले भी बात हो रही थी, नेवर रिग्रेट व्हाट यू हैव डन इन द पास्ट. आगे देखें यार, लाइफ तो आगे है ना. मूव ऑन करें. Move on. जो जेंसी वाले कहते हैं ना हर जुमले पे, मूव ऑन करें. देखिए उसमें एक जो कमिटमेंट का लेवल था, यस, वो अपनी वैल्यूज से था, अपनी इंटेग्रिटी से था. बिल्कुल समझ में आती है बात. उसको कॉम्प्रोमाइज़ ना करना में तो बड़ा हौसला भी चाहिए. आपने वर्ड इस्तेमाल किया ना कि आप कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करते हैं, या कैसे यस. तो मेरे ख्याल से ये वो वाले फैक्टर्स थे. या चैलेंज ज़रूर था, लेकिन मैं समझता हूँ इस चैलेंज का बेहतरीन हल भी था जो मैंने वो वाला फैसला किया. यानी कि मुझे एक चीज़ और समझ में आती है आपसे बातें करके सर, जो कुछ जानने को मिल रहा है कि आपकी जो अपनी कोर है, अपनी जो बिलीव्स हैं, आपकी जो वैल्यूज़ हैं, एक तो उसको बनाते वक्त बहुत ख्याल रखो. जब उसको बना लो तो फिर उसको सेफगार्ड करने के लिए फिर किसी भी हद तक जाना है. बिल्कुल ठीक है. ऐसा ही है. एक एक वर्ड आपका बिल्कुल, एक एक लफ्ज़ आपका परफेक्ट है. बिल्कुल. मैं लिंक्डइन भी देख रहा था आपका और कुछ प्रोफाइल्स देख रहा था सर, तो उसमें देखा ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप अप्रोच. अच्छा, अब ट्रांसफॉर्मेटिव का मतलब तो ये एक बहुत बड़ा अम्ब्रेला टर्म है, इसको मैं बहुत निटिगिटीज़ में तो नहीं जाऊँगा, ज़ाहिर है. जब कंपनीज ट्रांसफॉर्म होती हैं, चाहे वो मर्जर्स हैं, एक्विजिशंस हैं, या सेल आउट करके करते हैं, तो ये ट्रांसफॉर्मेटिव लीडरशिप और ये जो पूरा स्ट्रक्चर है, ये स्टार्ट करते हुए ट्रांसफॉर्मेशन का प्रोसेस क्या कुछ आपके दिमाग में होता है और इसका प्रोसेस क्या लगाते हैं आप? एक्सीलेंट क्वेश्चन. सबसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट होती है विद ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पीपल. ग्रेट, ग्रेट. इट्स द फर्स्ट क्यू. प्रोसेस को बाद में आप ट्रांसफॉर्म करते हैं, पहले आप पीपल को ट्रांसफॉर्म करते हैं. किस तरह से? आप उस ट्रांसफॉर्मेशन को क्लैरिटी के साथ, उन ऑब्जेक्टिव्स को और उन ट्रांसफॉर्मेशन की क्लैरिटी से लोगों को अलाइन करते हैं ताकि चेंज मैनेजमेंट का प्रोसेस इनिशिएट हो जाए. राइट. हमसे गलती क्या होती है नैयर कि हम प्रोसेस की ट्रांसफॉर्मेशन पे पहले काम करना स्टार्ट कर देते हैं, हम पीपल ट्रांसफॉर्मेशन को बाद का पार्ट बनाते हैं. यस, और फिर पीपल की तरफ से रेजिस्टेंस टू चेंज सबसे ज़्यादा होती है. सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस टू चेंज आता है. क्यों? क्योंकि चेंज मैनेजमेंट की बड़ी फिलॉसफी क्लियर है ना कि पहले आपके पास अर्ली लेगार्ड्स हो जाएंगे जो चेंज ले आएंगे, अर्ली अडॉप्टर्स हो जाएंगे जो चेंज ले आएंगे, फिर आपके पास मेजॉरिटी हो जाएगी जो उन अर्ली अडॉप्टर्स को देखते हुए चेंज ले आएंगे, फिर लेट आ जाएंगे, फिर लैगर्ड्स हो जाएंगे हमारे. सो in terms of getting transformation done, it is essential, it is started by people, from people.
बाय नहीं, फ्रॉम पीपल। तो आपने पीपल ट्रांसफॉर्मेशन कर लिया, राइट। बाद के स्टेप्स तो आपके ऑटोमेटिकली अलाइन हो जाते हैं। प्रोसेस इंजीनियरिंग वही सब कुछ हो जाएगा। मैंने जो आपको ट्रांसफॉर्मेशन की एग्जांपल दी थी, एबट न्यूट्रिशन की, 3 मैंने आपसे बातें कही थी, उन तीनों पे एग्जैक्टली यही अप्लाई हुआ। नंबर 1, पीपल ट्रांसफॉर्मेशन में उनका माइंडसेट इन्फ्लुएंस किया हमने, यस ठीक है जी? यस। वो ट्रांसफॉर्म हो गए सारे सर। सेकेंड, हमने प्रोसेसेस अलाइन कर दी, कैसे? डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को ठीक कर दिया। राइट। तो आपकी सारी की सारी फ्लो जो था वो प्रोसेस की तरफ हो गया, डायमेंशंस बदल गए। राइट। हमने वेयरहाउसिंग की इन्वेंट्री को बिल्कुल चेंज कर दिया, डायमेंशंस को, प्रोसेस से। हमने एबट न्यूट्रिशन ने कभी भी जिस तरह हमने नेशनल डिस्ट्रीब्यूटर बनाया था, उसी तरह हमने नेशनल वेयरहाउस कर दिया। तो हमने एजिलिटी को हायर कर लिया। एजिलिटी का वेयरहाउस 2 जगह पे था, तो एजिलिटी हमारे सारी इंपोर्ट करके एक ही जगह पे सारा स्टोर करती थी। वो सिस्टम अलग है, एफिशिएंट हो गया। एफिशिएंट हो गया, तो प्रोसेस आपकी रिफाइन हो गई। राइट। तीसरा ट्रांसफॉर्मेशन का अमल होता है जो एक्सटर्नल होता है, ये तो आपने दोनों इंटरनल कर लिए ना, प्रोसेस, पीपल एंड प्रोसेस। फिर होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ कस्टमर्स। एबट न्यूट्रिशन ही की एग्जांपल देता हूँ आपको। आप गए कभी इम्तियाज़ पे, कभी नाहिद पे, कभी आपने देखे हुए एबट न्यूट्रिशन की एंगेजमेंट गर्ल्स हमारी खड़ी हुई होती हैं। यस यस। वो 2010 का लगाया हुआ पौध का बीज है जो आज तक फल दे रहा है जनाब। दिस इज हाउ यू स्टार्ट लुकिंग एट ट्रांसफॉर्मेशंस। पहली दफ़ा पाकिस्तान में एडवाइजरी बोर्ड ऑफ न्यूट्रिशन बना, तो हमने कस्टमर्स को फिर इंगेज किया। केवल्स आ गए सारे। केवल्स आ गए, तो न्यूट्रिशन का कभी कोई एडवाइजरी बोर्ड था ही नहीं। फिर हमने उसमें 2 सब बोर्ड बना दिए। एक मेन एडवाइजरी बोर्ड हो गया, उसके 2 सब बोर्ड हो गए, एक पीडियाट्रिक न्यूट्रिशन का हो गया, एक अडल्ट न्यूट्रिशन का हो गया। राइट राइट राइट। तो दीज आर हाउ यू मॉडिफाई एंड लिंक इन कि आप ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सटर्नली किस तरह ड्राइव कर रहे हैं। तो ये 3 एग्जांपल्स थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी आपको। पीपल फर्स्ट, देन प्रोसेसेस, एंड देन एक्सटर्नली एंगेजमेंट विद कस्टमर्स, एंगेजमेंट विद अदर्स। बड़ा नेचुरल फ्लो भी है ये, और नेचुरल भी है कि इसमें बहुत ज़्यादा साइंस डालने की भी ज़रूरत नहीं, जो नेचर Correct. ने दिया है Correct. उसी को लेके चले हम। और सेकेंडली, आप इस सारे के सारे इन्फ्लुएंस में ऑर्गेनाइजेशन की प्रायोरिटीज भी इस्टेब्लिश कर देते हैं। हाँ, या लोगों की क्या प्रायोरिटीज होंगी, सक्सेशन प्लान बनेगा नहीं बनेगा, कब किस लेवल का बनेगा, ये आपने प्रायोरिटीज सेट कर दी। यस। फिर आपने दूसरी प्रायोरिटीज, आपने प्रोसेस की प्रायोरिटीज सेट कर दी, टाइमलाइंस बना दिए। तो ये सारी चीज़ें एक जिक्सॉ पजल का पार्ट है बेसिकली। जब पीपल को कर लेते हैं नैयर, तो उसके बाद की प्रोसेस तो खुद ही अलाइन हो जाती है, वही लोग कर देते हैं। राइट राइट राइट। क्योंकि वो अर्ली अडेप्टर्स ही सारे वर्क को बन जाते हैं, क्योंकि वो लैंग्वेज फिर सेम हो चुकी फिर वो होती है। लैंग्वेज सेम हो जाती है। 2017 के बाद ये जो पूरा मल्टीनेशनल का आपका एक्सपोजर था, सक्सेस स्टोरीज थी, तो हमें ऐसा लगता है कि मल्टीनेशनल का एक सर्टेन कल्चर है। जब आप नेशनल कंपनीज़ की तरफ आते हैं पाकिस्तान में, तो शायद बहुत सारी चीज़ें एप्लीकेबल नहीं होती। जब आप 2017 में नेशनल कंपनी की तरफ आए, आपका क्या तजुर्बा रहा? क्या इस स्टेटमेंट को आप भी मानते हैं कि मल्टीनेशनल का कल्चर डिफरेंट है और नेशनल कंपनीज़ का कल्चर डिफरेंट है? कल्चर यकीनन बहुत डिफरेंट है, लेकिन फिर इट इज़ यू हु डिसाइड। आप, वो ज़िद्दी लोग जो होते हैं वो ज़िद्दी ही रहते हैं। राइट। मैं उसकी सिर्फ आपको एक नंबर बताता हूँ। हाँ प्लीज़। 2017 से 22 फिर जब मैं रिटायर हुआ, तो वो कंपनी डबल हो गई जनाब। राइट। क्यों हो गई डबल? फिर वही ट्रांसफॉर्मेशन का साइकिल हमने चलाया। सर नेशनल कंपनीज में मैं आपसे अर्ज करता हूँ, मैं आपसे अर्ज करता हूँ। जी जी प्लीज़। मैं आपसे अर्ज करता हूँ। बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो आप डे 1 पे सेट कर लेते हैं डायरेक्शन। अच्छा, मैं ज़रा मुख्तलिफ इंसान इस वजह से हूँ कि मैं रिस्पेक्ट बहुत करता हूँ लोगों की। मैं समझता हूँ कि हमें और करनी भी चाहिए। आपकी जब ह्यूमन वैल्यूज स्ट्रांग होती हैं तो आप रिस्पेक्टफुल होते हैं। डे 1 से अगर आप करेक्ट चीज़ों को पहले इस्टेब्लिश कर लें। मैंने उनके ओनर्स से डे 1 पे ये चीज़ तय कर ली कि देखिए, अगर तो आप इस डायमेंशन से ला रहे हैं कि हम कोई वैल्यू ऐड नहीं करेंगे इस कंपनी, आपकी कंपनी में, तो आप प्लीज़ ना लाएं।
ओके लेकिन जब आप वैल्यू ऐड करने की बात करेंगे तो आप प्लीज़ फिर हमें स्पेस भी देंगे, तो अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें डबल ऐसे ही नहीं हो जाती ना यार। हाँ companies। ऑब्वियसली सर, चाहे वो ऑब्वियसली। नेशनल हो या मल्टीनेशनल हो, Yes. आप कुछ करते हैं तो ही डबल होती है। हाँ हाँ ऐसा ही है। हमने फिर वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन ट्रिगर की, वही पीपल, प्रोसेस एट्सेट्रा, कस्टमर्स, और हमने वहाँ बड़े क्रिटिकल डिसीजंस लिए। पॉजिटिव होना जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए मैं बाय बर्थ आई एम अ वेरी पॉजिटिव इंडिविजुअल। आई एम अ वेरी वेरी पॉजिटिवली इन्फ्लुएंसिंग अदर्स ऑल्सो। आप इन्फ्लुएंस करते हैं ना पॉजिटिविटी, Yes. और पैशन को इससे लिंक कर देते हैं। तो जो आप पैशनेट होते हैं, आप पॉजिटिव होते हैं, तो चीज़ें बेहतर हो। तो ये वही कंपनी 2022 में जब डबल हो गई, तो यार नैयर मियाँ आप भी आए हैं ऐसी इंडस्ट्री से, माशाल्लाह आप भी जानते हैं, ये ऐसे ही कोई ओवरनाइट तो नहीं हो जाता। नहीं 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 नहीं, सवाल ही नहीं। बहुत आपको लीडरशिप, अब Yes. लीडर्स मेक द डिफरेंस, और Yes. लीडर्स ही डिफरेंस पैदा करेंगे। कब आपको ऐसा लगता है कि यार ये मेरा कप ऑफ टी है, मैं इसके लिए बना हूँ? ये नेचर कॉल कब मिलती है, कब ये आवाज़ आती है? बड़ा सिंपल 3 वर्ड्स का आंसर है, जी। कंट्रीब्यूशन टू द सोसाइटी। ये नेचर की कॉल है। मैं पढ़ाऊंगा, मैं लोगों को डेवलप करूंगा, मैं मेंटोर करूंगा, मैं उनके तमाम वैल्यू एडेड एलिमेंट्स के ऊपर काम करूंगा। ये सिर्फ मैं कंट्रीब्यूशन फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी है जी। थैंक यू वेरी मच सर, बहुत डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन रही हमारी और बहुत ही मज़ा आया। एज अ टोकन ऑफ कंक्लूजन मुझे एक सवाल करना है, थोड़ा सा मुश्किल। जी जी ज़रूर। 30 साल पहले अय्यूब सिद्दीकी साहब जो कुछ थे, और एक ऑब्वियसली एक लड़कपन, एक जवानी, एक लड़का जिसने अपना करियर स्टार्ट किया था, और आज 30 साल के बाद एक अय्यूब सिद्दीकी साहब मुझे अभी नज़र आ रहे हैं। ये अय्यूब सिद्दीकी साहब अपने जवानी वाले, जवान तो खैर अभी भी हैं, सॉरी सर 30 साल पहले वाले अय्यूब सिद्दीकी साहब को क्या मशवरा देंगे कि शाबाश अय्यूब, ये जो तुमने 30 सालों में काम किया है, ये 3 चीज़ें जारी रखो, और अय्यूब ये 3 चीज़ें तुम्हें अभी भी ज़रूरत है कि इस पर काम करो? राइट। नैयर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका कि ये वाला सवाल जो है वो मैं एंटिसिपेट तो नहीं कर रहा था। आपने सही कहा कि ये है ज़रूर मुश्किल, लेकिन मैं अपने आप को 30 साल के इस पीरियड में 3 शाबाशें जो मुझे देनी है, पैट ऑन द बैक, वो अपने पैशन को, अपनी पॉजिटिविटी को, और अपने हेल्पिंग अदर्स पे उबूर हासिल कर लेने को मैं 3 शाबाशें ज़रूर दूँगा। ग्रेट ग्रेट। I will continue to be passionate, I will continue to be positive, I will continue to help others by all means. राइट हो गया। To prove, not to prove to anyone, but to prove to myself that I'm a good human being. राइट। ये तो 3 चीज़ें हो गई हैं ना। 3 जो चैलेंजेस हैं जो मैं, मेरे ख्याल से जिस पे मुझे वाकई बहुत ज़ोर लगा के काम करना चाहिए था इस सफ़र के दौरान, वो नंबर 1, मुझे उस हद तक मर्दम शनासी रखनी चाहिए थी कि मैं असली लोगों को पहचानने में कोई गलती ना करूं। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने देखा कि कुछ क्या बल्कि कुछ से ज़्यादा लोगों को मैं उस तरह से, जिस तरह से मैं समझता था कि मैं परख सका हूँ, उस तरह मैंने परखा नहीं। तो ये मेरे लिए ग्रेट लर्निंग अपॉर्चुनिटी है। इसमें आप मोर कॉन्शियस होना और ज़्यादा कॉन्शियस हो गए, आप एफर्ट करें। यस। दूसरा चैलेंज जो मैं समझता हूँ मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रांगली एम्बेड करना चाहिए था, वो मैं अपनी कमर्शियल माइंडसेट को फाइनेंशियल माइंडसेट नहीं बना, फाइनेंशियल माइंडसेट को कमर्शियल माइंडसेट की तरह नहीं ड्राइव कर सका। इसको थोड़ा सा डिफाइन करें सर।
हम कमर्शियल के लोग पीपल ड्रिवन होते हैं, यस, फाइनेंस के लोग नंबर ड्रिवन होते हैं. यस, मैं समझता हूँ कि बीइंग अ सक्सेसफुल कमर्शियल पर्सन यू हैव टू बी अ सक्सेसफुल फाइनेंशियल पर्सन ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग नंबर्स. ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि आई एम अ वेरी गुड P&L, मेरी सक्सेस स्टोरीज आप देखें Yes, वो yes. नंबर्स से ही रिफ्लेक्ट होती हैं, लेकिन मेरे ख्याल से हमें कंट्रोल लेने के लिए फाइनेंशियल नंबर्स पे ग्रिप होना एज कमर्शियल लीडर्स हमारे लिए ज़रूरी होता है कि वो करें. तो ये एक चैलेंज मैं समझता हूँ जो मुझे ओवर द पीरियड हासिल कर लेना चाहिए था, जो मैं नहीं उतना नहीं कर सका, ताकि डिपेंडेंसी ना हो आप Yes, किसी yes, पे. yes. एक balanced approach ले एक सकें. बैलेंस्ड अप्रोच हो जाए. तीसरा चैलेंज जो है वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जो मैं अपने आप को टोटली उससे डिटैच करना चाहूँगा. वो ये है कि कुछ भी कर लें आप, कहीं ना कोई बायसनेस डेवलप कर ही लेते हैं प्रोफेशनल अपनी लाइफ में, जो मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए. तो मैं ये समझता हूँ अगर मैंने कोई बायस डिसीजंस लिए तो वो मुझे नहीं लेने चाहिए थे. उस पर मुझे अपनी इमोशनल इंटेलिजेंस को ज़्यादा बेहतर तौर पे रिफ्लेक्ट करना चाहिए था. बहुत सर ओपन होके आपने बोला. मैं समझ रहा था कि ये पॉडकास्ट जाएगी एक प्रोफेशनल और जार्गनिक वे में, लेकिन ये बहुत ज़्यादा, मैं जार्गनिक से तो हम बाहर आ गए, ये हार्ट टू हार्ट टॉक टाइप की कोई चीज़ हो गई. Correct. थैंक यू वेरी मच सर. थैंक यू. मोस्ट वेलकम. थैंक यू. थैंक यू नैयर.